हाय बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप सब लोग? होप सभी बच्चे काफ़ी अच्छे होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हमारा ऑलरेडी इस चैनल पे चैप्टर नंबर 3, 4, 5 और 6 के वन शॉट डल चुके हैं पिछले एक हफ्ते में। अभी आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 यानी कि ग्रेविटेशन का वन शॉट। वो अभी आपके पास आ रहा होगा। सो गाइज, एक बारी देखना, मतलब मज़े आएंगे आपको इसमें। ठीक है, फिर से एक बारी मैं ज़रा डिटेल में मतलब एक बारी ब्रीफ कर दूं कि ये जो वन शॉट्स हैं ना, ये आपके लास्ट टाइम क्विक रिवीजन के काम आ रहे होंगे, जिसमें आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल रही होगी। ठीक है ना? तो कैसा लगा आपको नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गाइस, माय नेम इज़ विनोद कुमार बहल, आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर। मैं आप सभी बच्चों को फिजिक्स पढ़ाता हूँ। सो आई एम CEO एट AVJMS Educare प्राइवेट लिमिटेड, running school project in Dwarka International School and visiting faculty at Allen, Rohtak. What's new with An Academy? अब अन अकेडमी के साथ क्या और नया है बेटा? रेज हैंड फीचर, जहाँ पर आप अपना हाथ रेज करते हैं, वन ऑन वन आप डाउट पूछते हैं अपने फेवरेट एडुकेटर से, और अगर टीचर आपके सामने नहीं है तो आप आस्क आउट फीचर का भी पूरा पूरा यूज कर सकते हैं बच्चों। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर आपने अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है बेटे, तो आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं? इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपको इस एक प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे हैं। एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, लाइव टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस टेस्ट, स्टडी मटेरियल, मेंटोरशिप एंड गाइडेंस। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग एडुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं। 1 नवंबर से आपके विनोद सर का, यानी मेरा, एक नया कोर्स चालू हो रहा है जिसमें हम लेट्स क्रैक टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों चला रहे होंगे। बस आपको कोड VK आर्मी यूज करना है। जैसे ही आप ये कोड यूज करते हैं, आपको 10% ऑफ मिलता है बच्चे। ठीक है ना? उसके बाद फिर बात आती है अन अकेडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की, जहां मिलता है पर्सनल मेंटोरशिप, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन, वीकली रिपोर्ट और प्लस के सारे बेनिफिट्स। कोड आपको आइकॉनिक में भी बेटा VK आर्मी ही यूज करना है, ताकि आपको मिले सीधा सीधा 10% का ऑफ। बाकी बच्चों, हर संडे को अन अकेडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। आप यहाँ पर एनरोल कर दीजिए। अगर आप नए यूज़र है तो ऐप डाउनलोड करके मेरा कोड VK आर्मी यूज़ करिए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और हर सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, हफ्ते में ये 4 दिन मॉक टेस्ट होता है। यूज कोड VK आर्मी, यू विल गेट 10% ऑफ। बात समझ में आ रही है आपको? क्या मिलेगा? 10% ऑफ मिलेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। राइट बच्चा पार्टी? आइए चलते हैं हम लोग, आइए चलते हैं हम लोग चैप्टर की शुरुआत की तरफ। ग्रेविटेशन करना है हमें भी। ठीक है ना? हमें भी क्या करना है? ग्रेविटेशन करना है। तो बच्चा पार्टी, सबसे पहले पहले यार, ये जो ग्रेविटेशन है ना, ये होता क्या है? जब भी चैप्टर करते हैं तो चैप्टर के नाम के बारे में जानना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस यूनिवर्स पर अगर कोई भी दो बॉडीज है बेटा, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है ना, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशन। बट हियर वी विल बी हैविंग एक वन अनदर वर्ड एज वेल, विच इज नोन एज ग्रेविटी। भाई आप मुझे ग्रेविटेशन तो बोल ही रहे हैं कि सर ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ, देखिए ग्रेविटेशन इज द, ठीक है ना, ग्रेविटेशन इज द force of attraction between any two bodies in universe, between any two bodies in the universe। इस यूनिवर्स में बेटा किसी भी दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, दैट इज ग्रेविटेशन। मेरी बात समझ में आ रही? कुछ भी ले लो, जैसे सन और अर्थ के बीच में अट्रैक्शन हो गया, एक टेबल रखा हुआ, एक चेयर रखा हुआ, उसके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। ये सब जो है ना, असल में हम फिजिकल वर्ल्ड में 4 फोर्सेस पढ़ाया करते थे, और उसमें से ये वीकेस्ट फोर्स है। ठीक है ना? तो ये 4 बेसिक फोर्सेस होते हैं, उसमें से ये वीकेस्ट फोर्स है। समझ में आया कि नहीं आया? खैर, अब एक नया शब्द और आएगा विच इज नोन एज ग्रेविटी। देखिए, शब्द सेम है, यहां पर भी दो बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, उसमें से एक बॉडी हमारी अर्थ हो जाए ना, तो वो ग्रेविटेशन ग्रेविटी बन जाएगा। सो यू कैन से दैट ग्रेविटी इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, force of attraction between the earth and any object, and any object lying on or near its surface। बात समझ में आ गया?
यानी या तो अर्थ के सरफेस के ऊपर रखा हो या तो अर्थ के सरफेस के बहुत ज्यादा पास रखा हो, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड दैट बॉडी इज नोन एज ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशन हो गया, ग्रेविटी हो गया बेटा। अब बात ये आती है, कुछ एक दो टर्म्स और क्लियर करवाना चाहता हूं मैं आप लोगों को, जैसे कि फ्री फॉल। जैसे कि बेटा फ्री फॉल, बात समझ में आ रही है? फ्री फॉल, जब बॉडी का मोशन होता है बेटा, बॉडी का डाउनवर्ड मोशन हो रहा है बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली, दैट इज नोन एज फ्री फॉल। ये एक दो तीन टर्म्स आपको क्लियर करने बहुत जरूरी है इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, ठीक है ना? तो उसके बाद मैं ओवरव्यू बताऊंगा कि हमें पढ़ना क्या क्या है इस चैप्टर में, ठीक है ना? ओके, तो दिस इज लाइक मोशन ऑफ अ बॉडी, मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर द influence of under the influence of gravity alone, ठीक है ना बेटा? ग्रेविटी अलोन, मेरी बात समझना बच्चे। जैसे आपने ग्रेविटी पढ़ा, ग्रेविटेशन पढ़ा, फ्री फॉल पढ़ा, अब हमें यहाँ पर इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? हमें इस चैप्टर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ना है, ठीक है ना? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ साथ बच्चे हमें इसी के फैक्टर्स पढ़ने हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ना है, उस फील्ड में बॉडी को लाएंगे तो उसके ऊपर क्या वर्क डन होगा, और अगर बाहर फेंकेंगे तो क्या वर्क डन होगा। लास्ट टॉपिक सैटेलाइट करेंगे। मतलब बड़े प्यारे प्यारे टॉपिक है, मजे आएंगे आपको। ये चैप्टर हो सकता है कि हमारा 1 आवर की जगह 1.5 आवर्स का हो जाए, लेकिन यू विल फील फाइन बेटा, आपको काफी अच्छा फील हो रहा होगा। राइट बच्चा पार्टी, चलिए चलते हैं। तो अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बेटा जब बॉडी नीचे गिर रही है तो उसको कौन खींच रहा है? अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है। और अगर किसी भी बॉडी के ऊपर कुछ नेट फोर्स लगता है तो उसके बॉडी का एक्सेलरेशन जरूर होता है। यू कैन से बच्चे, यू कैन से बेटा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड in a freely falling body, acceleration produced in a freely falling body under the gravitational pull, ठीक है ना? under the gravitational pull of the earth, under the gravitational pull of the earth is called acceleration due to gravity, is called acceleration due to gravity। आई बात समझ में बेटा? अब एक नया टर्म आता है, वो आता है वेट। जैसे होता है ना, हम बोलते हैं हमारी बॉडी का वेट, ये सब चीज ऐसा, तो वेट एक टर्म आता है, ठीक है ना? जब आप देखते हो कि बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना? तो वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जिससे बॉडी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, दैट इज नोन एज वेट। जैसे हमने एक टेबल के ऊपर एक बुक रखी, तो अब अर्थ इसके ऊपर फोर्स लगाती है और ये अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, कितने फोर्स के साथ? mg के साथ। दैट फोर्स इज नोन एज वेट ऑफ द बॉडी। बात समझ में आ गई? खैर मुझे ये लगता है ये लिखवाने की जरूरत नहीं है। अब मुझे जो नया टर्म पढ़ाना है, दैट इज बेसिकली बच्चा न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या पढ़ाना है? न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेटा, न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है बेटा? न्यूटन का लॉ बोलता है कि अगर कोई भी दो पॉइंट मासेस है बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? न्यूटन तो बेसिकली ये कहता है कि इस पार्टिकल में जितने, मतलब इस यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल्स हैं, सब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं, सब एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, और उनका जो फोर्स होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और ये फोर्स दोनों पार्टिकल्स जिस लाइन में रखे हुए हैं उन लाइन को ज्वाइन करते हुए लगते हैं। असल में न्यूटन कहता है कि सर अगर मेरे पास एक पार्टिकल है m1, ठीक है ना, और एक और पार्टिकल है m2, दोनों पार्टिकल का जो डिस्टेंस है इनकी, मतलब दोनों पार्टिकल का जो साइज है वो इनके बीच की जो डिस्टेंस के हिसाब से देखा जाए काफी ज्यादा मतलब साइज काफी ज्यादा छोटा है, ठीक है? दोनों के बीच में r दूरी है, ठीक है ना? न्यूटन ने पता है क्या बोला? न्यूटन कहते हैं सर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। पहली बात तो ये होगी।
दूसरा फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है ना। और जब इनको कंबाइन किया तो ये ऐसा आया मेरे पास m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब बस डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी को हटाना बाकी है, तो f हो जाएगा बेटा gm1m2 बटा आर स्क्वायर। f हो जाएगा बच्चे gm1m2 बाई आर स्क्वायर। ये है आपका न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक g शब्द भी आ रहा है। g क्या है बेटा, एफ आर स्क्वायर बाय m1m2। इसका जो यूनिट है बेटा वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, ठीक है ना। और इसका जो वैल्यू है वो है आपका बेटा 6.67 इंटू 10 रेज टू द पावर। देखिए पावर में कभी कभार कंफ्यूजन होती है, तो आपको ये देखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ग्रेविटेशन शब्द में जितने भी टर्म्स है उन टर्म्स को गिनो और यहाँ पर माइनस पे पावर लगा दो। मेरी बात समझ में आ गई? तो कभी कभार आपका कुछ इस प्रकार से भी बातचीत आ जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बट क्योंकि फोर्स एक वेक्टर फॉर्म है, जब फोर्स एक वेक्टर फॉर्म है तो हमें इसको वेक्टर फॉर्म में भी बताना पड़ेगा। कैसे बेटा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। हमने कहा सर फोर्स इज अ वेक्टर फॉर्म, तो आप ये कह सकते हो वेक्टर फॉर्म ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वेक्टर फॉर्म ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का वेक्टर फॉर्म। बेटा फोर्स जो है ना वो लाइन जॉइनिंग था, मतलब ये वाला जो पार्टिकल था इसको इधर को अपनी लाइन के अलोंग खींच रहा था और ये वाला पार्टिकल इसको इधर को अपनी लाइन के अलोंग खींच रहा था। तो फोर्स वाज अलोंग द लाइन जॉइनिंग, फोर्स वाज अलोंग द लाइन जॉइनिंग बेटा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि सर ये m1 पार्टिकल है, ठीक है ना, और इसी लाइन के जॉइन के अलोंग एक m2 पार्टिकल रखा हुआ है। तो m2 इसको ऐसा खींचता है, हम ऐसा लिख देते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और m1 इसको खींचता है तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है ना। जनरली आपने जो फोर्स बोला बेटा वो बोला gm1 m2 बटा आर स्क्वायर, बट क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म है तो मुझे अब आर कैप लगाना पड़ेगा, आया ना। तो आप कह सकते हो सर f बराबर gm1 m2 बाई आर स्क्वायर आर कैप, और अगर कैप हटाना है और तो आपको ये भी पता है कि आर कैप बराबर आर वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड भी होता है। तो दिस इज गोइंग टू बी gm1m2 बटा आर स्क्वायर आर वेक्टर बाय आर। तो आपको एक चीज मिल गया, इधर यू कैन राइट gm1m2 बटा आर स्क्वायर आर कैप, और यू कैन राइट gm1m2 बटा आर स्क्वायर आर वेक्टर बटा, मतलब आर वेक्टर बटा आर क्यूब बेटा। ये दोनों एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है बच्चे, ये दोनों काफी बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स है। तो आप देखिएगा इसको जब हम इसको अच्छे से कर रहे होंगे। इज इट क्लियर बेटा? ये था हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब क्या होता है ना बेटा, मान लेते हैं एक पार्टिकल है, अब उसके अक्रॉस एक सिर्फ पार्टिकल नहीं रखा, 5-6 पार्टिकल्स रखे, 1 2 3 4, मतलब n नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसके अक्रॉस रखे गए हैं बेटा। बात समझ में आ रही है आपको? उसके अक्रॉस क्या रखे गए हैं? n नंबर ऑफ पार्टिकल्स रखे गए। एक सेकंड होल्ड करिएगा। अभी आप देखिए उसके अक्रॉस कितने रखे, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स रखे। तो आप कह सकते हैं सर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। क्या बच्चों सुनिएगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्सेस का प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये क्या बोलता है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे किसी भी दो मासेस के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो बाकी अगर आसपास 4-5 और बॉडीज भी रखी हुई है ना तो उनसे इंडिपेंडेंट, मतलब अगर एक रखा हुआ दूसरा रखा हुआ, देखो फॉर एन एग्जांपल यहां देखिए आप, इधर मेरे पास m1 रखा हुआ है, इधर मेरे पास m2 रखा हुआ है, इधर मेरे पास m3 रखा हुआ है, और इधर मेरे पास, इधर मान लेते हैं m4 रख लेते हैं, ठीक है, और इधर मान लेते हैं m3 रख। तो सर जब m देखिए, अच्छा ये तो m1 था ना,
जब m1 m2 को खींच रहा होगा तब m4 और m3 का कोई लेना देना नहीं है कि भाई m4 और m3 का भी कोई लेना देना होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब देखिए, m1 इसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है ना, m1 इसको भी अपनी तरफ खींचेगा और ये भी इसको अपनी तरफ खींचेगा। बट ऑब्वियसली यार m2 अपनी तरफ इसको ऐसे खींचेगा, m4 अपनी तरफ ऐसे खींचेगा और m3 अपनी तरफ ऐसे खींचेगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाले जो फोर्सेस है, ठीक है ना, ये वाले जो फोर्सेस है, यानी कि m1 के ऊपर जो टोटल फोर्सेस लगे तो F12 F14, ठीक है ना, F(on)(1) ड्यू टू 3, जो टोटल फोर्स होगा ना बेटा, दैट इज गोइंग टू बी आपका F(on)(1) ड्यू टू 2 प्लस F(on)(1) ड्यू टू 3 प्लस F(on)(1) ड्यू टू 4। अब आप इसको अगर लिखना भी चाहते हो तो आप लिख सकते हो G यहाँ पर m1 m2, ठीक है ना, m1 m2 बाय R12 स्क्वायर R12 कैप। बात समझ में आया? प्लस बेटा, प्लस बचे G m1 m3 बाय R13 स्क्वायर R13 कैप, प्लस बचे G m1 m4 बाय R14 स्क्वायर R14 कैप। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू बेटा। तो कुछ इस प्रकार से चीजें होती है जो आपको समझनी पड़ती है, जो आपको देखनी पड़ती है। दिस वॉज आपका न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। पर आपको याद है एक शब्द पढ़ा हमने, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें बहुत अच्छे से करना है फिलहाल। यहाँ पर क्या करना है, क्या करना है बच्चे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बच्चे। कैसे, आप कैसे कहोगे यहाँ पर? तो आपने कहा सर अगर मेरे पास एक बॉडी है जो कि अर्थ के सरफेस पर रखी है और ये अर्थ का मास m है, यानी m कहाँ पर है? लाइज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। m कहाँ रखा हुआ है? अर्थ के सरफेस पर लाई कर रहा है। तो आप क्या देख रहे हो कि नीचे आपका एक फोर्स लग रहा है विच इज mg, और क्योंकि अर्थ का रेडियस r है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा, यानी F बराबर mg। ये तो वेट है, बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में कितना लग रहा है? gmm बटा r स्क्वायर। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड से देखें तो आप ये जरूर कह सकते हैं मेरे से कि सर mg बराबर gmm बाई r स्क्वायर, यानी m से m कट गया तो आप ये भी कह सकते हैं कि स्मॉल g बराबर, ठीक है ना, स्मॉल g बराबर gm बटा आर स्क्वायर, स्मॉल g बराबर gm बटा आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो स्मॉल g बराबर क्या हो गया बेटा? gm बाय आर स्क्वायर हो गया। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू आर बेटा। ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब असल में अगर आप ध्यान से देखोगे ना बच्चे, तो ये स्मॉल g की जो वैल्यू है ना, ये जो स्मॉल g की वैल्यू है, ये यार वेरिएबल है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इट इज वेरिएबल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बेटा, ठीक है ना, ये यार वेरिएबल है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब ये जगह जगह पर चेंज होती है। अब कैसे चेंज होती है, कहाँ पे जाने से चेंज होती है, तो आप ये देखिएगा कि अर्थ के सरफेस पे आप खड़े हैं, मतलब इसके अलग अलग फैक्टर्स है। तो आइए ना एक बारी वो फैक्टर्स पढ़ लेते हैं, मजे आ जाएंगे आपको, है ना। उन फैक्टर्स को एक बारी देख लेते हैं। सो वी विल स्टडी ओवर हेयर बच्चे फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बच्चे। फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेटा, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं वो, जैसे कि आपका एक तो ऑल्टीट्यूड, पहले मैं चार लिखवा देता हूं, यानी हाइट अबव द अर्थ सरफेस, हाइट अबव द अर्थ सरफेस, ठीक है ना। दूसरा आपका डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस, ठीक है ना। मतलब अब आप बताऊंगा, ये पहले लिखने दो फिर मैं बताता हूं। तीसरा आपका शेप ऑफ अर्थ,
तीसरा आपका शेप ऑफ अर्थ, एंड द फोर्थ वन इज रोटेशन ऑफ अर्थ। तो बेटा ये जो अगर कोई आपसे पूछे कि आप कह रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करता है, तो ये किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मतलब कहाँ कहाँ पे वेरी करता है। सपोज करते हैं सरफेस पे जी की वैल्यू कुछ है, तो बेटा आप अगर इस सरफेस से ऊपर फेंक दोगे ना इसको, तो उसको बोलते हैं ऑल्टीट्यूड, तो यानी उस पर वेरी करता है। अगर आप अर्थ के सरफेस से नीचे भी फेंक दोगे ना, तो उसको बोलता है डेप्थ, उस पर भी वेरी करता है। अर्थ के शेप पे भी वेरी करता है, अर्थ घूमता है, रोटेट करता है, तो उस पर भी वेरी करता है। तो ये है आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग रोटेशन ऑफ अर्थ, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आया कि नहीं आया? आइए यार सबसे पहला फैक्टर पढ़ लेते हैं, यानी ऑल्टीट्यूड, हाइट अबव द सरफेस, अर्थ सरफेस। तो सबसे पहला फैक्टर आएगा बेटा, सबसे पहला आएगा वेरिएशन ऑफ जी विद ऑल्टीट्यूड, वेरिएशन ऑफ जी विद ऑल्टीट्यूड। आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा बेटा। सपोज करते ये मेरा अर्थ है, अरे यार बहुत बड़ा बन गया, ठीक है ना। सपोज करते ये मेरा अर्थ, ठीक है ना, इसका ये सेंटर है, एम मास है, ये आर रेडियस है बेटा। और यहाँ से जब आप ऊपर चलते हैं ना, यहाँ से जब आप ऊपर चलते हैं, ये तो आर रेडियस है, ये तो आर रेडियस है। जब आप यहाँ से कुछ एच हाइट पर चलेंगे, अब अगर हम देख रहे हैं तो अब इस केस में क्या हो रहा है? बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे। पहले तो स्मॉल जी जो था, यानी कि ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ बेटा, यानी कि अर्थ के सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर जो स्मॉल जी है, दैट इज gm बाय आर स्क्वायर, दैट इज gm बाय आर स्क्वायर। अर्थ के सरफेस पे जो स्मॉल जी है, दैट इज gm बाय आर स्क्वायर। अब इस सरफेस से कुछ h हाइट तक ऊपर चले जाते हैं, यानी कि एट सम हाइट h above the earth surface, above the earth surface, तो अर्थ सरफेस से कुछ हाइट h पर अगर देखेंगे, तो नया जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो क्या होगा? gm बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। नए वाला क्या होगा? कितना होएगा? हमें तो g डैश चाहिए कि भाई कम हो रहा है या बढ़ रहा है, तो एक काम करिए, आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए, मतलब डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड बेटा। आप g डैश को g से डिवाइड कर दीजिए। देखिएगा, g डैश को मैंने g से डिवाइड किया, तो मुझे मिला gm बटा आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इनटू आर स्क्वायर बाई gm से gm कट गया, तो g डैश मिला बेटा, g डैश अपॉन g जो है मिला, g डैश अपॉन g जो मुझे मिला। चलिए पहले यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, अगले पेज पे आते हैं फिर इसको। यहाँ तक नोट कर लिया आप लोगों ने? आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट कर लिया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, ठीक है ना। तो अब g डैश बाई g जो है बेटा, वो है भी आपका r बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। नाउ g डैश बाई g बराबर बेटा, देखिए अगर आप किसी भी चीज को रेसिप्रोकल लेते हैं तो उसका पावर नेगेटिव हो जाता है। जैसे r प्लस एच बटा r ले लूंगा ना, तो इसका पावर +2 से -2 हो जाएगा। तो g डैश बराबर बाई g बराबर r बाई आर, ठीक है ना, प्लस h बटा r की पावर -2। r बाई आर तो 1 हो गया, तो g डैश बाई g बराबर बेटा 1 प्लस h बाय आर की पावर -2। बात समझ में आ रही? तो सर g डैश बराबर हो गया बेटा g 1 प्लस h बाय आर की पावर -2। है ना? एक बात समझ में आ रही? जी सर। मैं अगर आपसे कहूं कि सर ये एक बाइनोमियल एक्सपेंशन वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पर, कौन सा? बाइनोमियल एक्सपेंशन। और वो हमसे क्या कहता है कि सर अगर आपके पास 1 प्लस एक्स की पावर n है, 1 प्लस एक्स की पावर n है बेटा, जहाँ पर x इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एन एक्स। ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस एन एक्स। अब हेयर h इज वेरी वेरी लेस देन r, सपोज नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, तो g डैश क्या होएगा? g 1, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस 2h बाय आर। बात समझ में आ गई? तो दिस इज व्हाट, दिस इज वेयर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ से बहुत दूर नहीं, ठीक है ना।
नियर द सरफेस ऑफ अर्थ बेटा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सर 1 माइनस समथिंग इनटू जी, मतलब जी डैश क्या है, जी में से कुछ माइनस हो रहा है, तो एक हिसाब से जी डैश जी से कम हो गया कि नहीं हो गया, जी डैश जी से कम हो गया कि नहीं हो गया सर। तो इसका मतलब जी डैश इज लेस देन जी, यानी कि ऑन गोइंग अबव द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस, यानी कि ऑन गोइंग above the earth surface, on going above the earth surface the value of acceleration due to gravity, the value of acceleration due to gravity decreases beta, on going above the earth surface the value of acceleration due to gravity decreases। बच्चे मेरी बात समझ में आ रही है, acceleration due to gravity की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। एंड आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू, राइट बच्चा पार्टी। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं बेटा, ठीक है ना, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब किसी बच्चे ने पूछा सर ये तो बात आपकी ठीक है, बट ये तो बता दो कि कितना परसेंटेज जी में चेंज आया, मतलब जी चेंज तो हुआ पर कितना परसेंट चेंज हुआ ये तो बता दो। मैंने कहा बिल्कुल बता देते। सो परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी, परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी बेटा, जी की वैल्यू में परसेंटेज चेंज, तो आप क्या कहोगे सर नया जो है वो कम है, तो इसका मतलब आपको तो बेसिकली डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 चाहिए, आपको तो ये चाहिए। अब नया जी कम है तो पुराने जी में से नए जी को माइनस करना पड़ेगा अपॉन पुराना जी इंटू 100। तो नया जी तो है, पुराना जी कितना है, जी 1 माइनस 2h/r अपॉन जी इंटू 100, ठीक है ना। जी कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 2h/r, ठीक है ना, और डिवाइड करिए जी से, ठीक है ना, और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सर इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, शर्त है कि h इज लेस देन r, ठीक है ना। तो डेल्टा जी बाई जी कितना आ गया आपका, डेल्टा जी बाई जी आ गया आपका 2h/r इंटू 100, डेल्टा जी बाई जी आ गया बच्चे आपका 2h/r इंटू 100। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू, ये मेरे हिसाब से आप सभी बच्चों को समझ में आ गया। अब ये था हमारा पहला फैक्टर, यानी कि अगर हम बॉडी को अर्थ के सरफेस से ऊपर लेके जाते हैं तो उसके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब वो चेंज होता है, घटता है, कम होता है, क्या है। दिस वाज आवर फर्स्ट फैक्टर। अब क्या था सेकंड फैक्टर, डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस, यानी अब अर्थ सरफेस से नीचे फेंकना। आइए सेकंड फैक्टर पढ़ लेते हैं। तो द सेकंड फैक्टर इज बच्चे डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस, डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस बेटा, यानी अर्थ सरफेस से नीचे फेंकना, डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस बेटा। तो अगर यहां पर आप ध्यान से देखोगे ना बच्चे, तो यहां पर क्या होगा, बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है बेटा। देखिएगा ये बॉडी है, ठीक है ना, जो कि अर्थ सरफेस पर है, हमने कहा ठीक है, ये बॉडी है जो कि अर्थ सरफेस पर है, और ये अर्थ का मास m है और ये r दूरी है दोनों के बीच, ठीक है ना। एक बार ये मैं जरा चार्जिंग में लगा दूं बेटा, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। ओहो वेयर आर यू चार्जर, ठीक है ना, हाँ लग गया। चलिए तो अब देखिए बच्चों, ये तो हो गया हमारा। अब क्या कह सकते हैं, डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस ना, तो यहाँ पर देखिए, तो ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है ना, सो ऑन सरफेस ऑफ अर्थ आपका जो स्मॉल जी है दैट इज जी एम बाय आर स्क्वायर, राइट। ये तो पहला पार्ट। अब क्योंकि हम कुछ डेप्थ नीचे जा रहे हैं, सो अब यहाँ पर क्या होगा ना, थोड़ा सा अलग अलग चीजें आएगी। ऊपर जब लेके जा रहे थे तो अर्थ के मास से कोई लेना देना नहीं था, पर जब हम नीचे लेके आ रहे हैं बेटा, जब हम नीचे लेके आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं अर्थ के मास में भी फर्क पड़ेगा। तो पहले तो आपको यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको डेंसिटी कंसिडर करके चलना पड़ेगा, पहले अर्थ का मास निकालना पड़ेगा। तो डेंसिटी बराबर मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो मास जो होगा
डेंसिटी को हम रो लिखते हैं और वॉल्यूम को वी लिखते हैं, तो मास जो होगा ना बेटा, दैट इज गोइंग टू बी रो इनटू वी, ठीक है ना। तो यानी कि अगर मुझे अर्थ का मास चाहिए तो वो करना पड़ेगा रो इनटू वॉल्यूम। क्या होगा अर्थ का? अर्थ को हम एक स्फेयर कंसिडर करते हैं, अज्यूम करते हैं दैट अर्थ इज अ स्फेयर, तो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। ये अजम्पशन है दैट अर्थ इज अ स्फेयर, ठीक है ना। ये अजम्पशन है दैट अर्थ इज अ स्फेयर बेटा, ये हमारी assumption है that earth is a sphere. I hope this is very very clear to you. This is an assumption that earth is a sphere. आ रही है बात समझ में? बात समझ में आ रही होगी सभी बच्चों, बहुत बढ़िया। तो सर अगर m की वैल्यू आ गई तो स्मॉल g की वैल्यू क्या होगी? जी एम बाई आर स्क्वायर, मानी g इंटू एम की जगह रो 4/3 पाई आर क्यूब और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इस 2r से 2r कट जाएगा तो आपको g की वैल्यू मिल जाएगी 4/3 पाई रो जी आर। मेरी बात समझ में आ गई? ये तो था कि स्मॉल g की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ क्या है, अर्थ के सरफेस पर स्मॉल g की वैल्यू क्या है। बट अब की जो कहानी, अब ये कहानी कि अब आपने सरफेस से नीचे फेंका है बॉडी को, मतलब सरफेस के अंदर है। तो अब अगर आप देखोगे सेकेंड केस में तो आपको दिख रहा होगा कि अब यार ये अगर आपकी बॉडी है ना, ये अगर आपका अर्थ है, वेट करिए, मैं तो भूल ही गया कि हमारे पास सर्कल बनते हैं। हाँ, तो अब देखिए अगर ये मेरे पास ऐसे है ना बेटा, तो अब आप ये कह सकते हो कि सर अब आपकी जो बॉडी है ना वो कुछ इस प्रकार से है कि आपने ना बेटा, होल्ड करिएगा यार, अरे हमें तो सिर्फ इस वाले को हिलाना था, हिला ही नहीं है तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आप ये देखिए, आप ये देखिए बेटा, ये बॉडी एम रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, ये सेंटर है। फिलहाल जो पहले था सरफेस से कुछ आर दूरी थी, बट अभी ना आप डी दूरी अंदर जा चुके हैं। तो अब जो आपकी दूरी है ना अर्थ के सरफेस से वो r-d। तो अगर सरफेस पे देख रहे हो तो आपको जो स्मॉल g वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4/3 पाई रो जी आर, ठीक है। तो डेप्थ पे अगर हम देखेंगे, अगर हम डेप्थ पे देखेंगे, इसको g बोल रहे हैं और इसको g डैश बोल रहे हैं, तो वो हो जाएगा बेटा 4/3 पाई रो जी, आर की जगह r-d हो जाएगा, ठीक है। फिर वही बात है, एक दूसरे को डिवाइड करिए क्योंकि मुझे तो g डैश चाहिए, तो डिवाइड सेकेंड बाय फर्स्ट, ठीक है ना, डिवाइड सेकेंड बाय फर्स्ट। तो सर g डैश बटा g बराबर 4/3 पाई रो जी r-d, पाई में 4/3 पाई रो जी आर, ये सब कट जाएगा। अपने पास जो बचने वाला है सर, अपने पास ये बचने वाला है दैट g डैश बाई g इज इक्वल्स टू r-d बाई आर, और यू कैन से g डैश बाई g बराबर r बाई आर मानी 1 - d बाई आर। बात समझ में आ गई? फिर वही बात कि सर g डैश बराबर g 1 - d बाई आर, यानी फिर 1 माइनस समथिंग है। तो यहां पर भी देख रहे हो तो g की वैल्यू डिक्रीज ही तो हो रही है, तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस, वैल्यू ऑफ g, ठीक है ना। रुकिएगा, अरे ब्लॉक हो गया बिल्कुल, ओहो, ओके ठीक है। तो नाउ वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन द सरफेस ऑफ अर्थ, है ना, ऑन गोइंग डाउन द सरफेस ऑफ अर्थ बच्चे। यानी आपने एक चीज देखा कि सर जब हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहे थे तब भी वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज हो रहा था, जब हम अर्थ के सरफेस से नीचे जा रहे हैं तब भी वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज ही हो रहा है। दोनों केसेस में कोई फर्क नहीं है, ऊपर जा रहे हैं तब भी डिक्रीज हो रहा है, नीचे जा रहे हैं तब भी डिक्रीज हो रहा है। फिर से समझ में आ गई आपको बात? ऊपर जा रहे हैं तब भी डिक्रीज हो रहा है, नीचे जा रहे हैं तब भी डिक्रीज। तो इसका मतलब बच्चा पार्टी, आप ये कह सकते हैं, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि सर जी तो डिक्रीज हो गया। नाउ परसेंटेज चेंज इन वैल्यू ऑफ जी, नाउ परसेंटेज चेंज इन
वैल्यू ऑफ जी, कितना जी चेंज हुआ वो भी तो देखना है। तो इसका मतलब सर डेल्टा जी बाई जी इंटू 100। आप कह सकते हो सर जी डैश माइनस जी, सॉरी जी डैश तो कम है ना जी से, तो जी माइनस जी डैश अपॉन जी इंटू 100, जी माइनस जी डैश अपॉन जी इंटू 100। बेटा आई बात समझ? तो सर बिल्कुल सही बात है, जी में से जी डैश माइनस करेंगे, जी डैश क्या है, जी वन माइनस डी बाई आर, ठीक है। इसको जी से डिवाइड करिए, 100 से मल्टीप्लाई, जी कॉमन लिया, याद आएगा 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस डी बाई आर, नीचे फिर जी आ जाएगा इंटू 100, 1 से 1 कट जाएगा, जी से जी कट जाएगा, तो डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 जो है बेटा वो आएगा आपको डी बाई आर इंटू 100। डी आर से लेस देन बेटा। अगर आप देखेगा और आपको बोल देगा कि सर एक बॉडी है उसको हम अर्थ के सरफेस से नीचे फेंक रहे हैं, तो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी, तो वो डी बाई आर इंटू 100। बेटा बहुत सारे बच्चे ना ये सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, तब भी जब आपका डी आर से बहुत बड़ा भी हो, मतलब डी आर के बराबर होता है लगभग। जैसे अगर किसी ने बोला कि 3200 किलोमीटर, आर 6400 है, उस केस में आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, आप पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले सरफेस पे जी निकालोगे और फिर उसके बाद उस डेप्थ पे या उस हाइट पे जी निकालोगे। तो दिस वाज योर सेकंड फैक्टर व्हिच इज लाइक फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब बात आती है हमारी थर्ड फैक्टर की, यानी शेप ऑफ अर्थ की। हम अज्यूम तो करते हैं कि अर्थ एक स्फेयर है, बट बेसिकली अर्थ एक प्रॉपर स्फेयर नहीं है। सो अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फेयर, अर्थ एक परफेक्ट स्फेयर नहीं है। तो ये क्या है? ये ऊपर वाले हिस्से से तो फ्लैटेंड है, बट एक साइड वाले हिस्से से बल्ज्ड आउट हो रखा है। माने ये एक सॉर्ट ऑफ इलिप्स इलिप्टिकल शेप का है, सॉर्ट ऑफ इलिप्टिकल शेप का है। कैसे? जैसे ये देखिए, ठीक है ना, जैसे कुछ ऐसा सा है। अगर आप देखोगे तो ये है आपका एक पॉइंट, ये है आपका एक पॉइंट, इसको मिलाते हैं पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक मिलाते हैं और इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक। इस पॉइंट को पोल बोलते हैं और इस पॉइंट को इक्वेटर बोलते हैं। आ रही है बात समझ? ये साइड वाले को इक्वेटर बोलते हैं और इसको पोल। तो ये जो दूरी है इसको मान लेते हैं आर पी बोल देता हूँ, और ये दूरी को आर ई बोल देता हूँ, राइट। इस दूरी को आर ई बोल देता हूँ, उस दूरी को आर पी बोल देता हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि सर जो इक्वेटर का दूरी है सेंटर से, वो पोल की दूरी से काफी बड़ा है। आया ना? जी बिल्कुल सर, दिख तो रहा। कायदे से आप ध्यान से देखिएगा सर, 6 जो है ना वो 4 से बड़ा है। अगर 6 तो 4 से बड़ा है, ये तो कंफर्म है। तो 1/6 जो होगा वो 1/4 से बड़ा होगा, छोटा होगा। यार एक बात बताओ ना, डिनोमिनेटर में अगर बड़े वैल्यू तो पूरी वैल्यू छोटी हो जाती है, तो नीचे आते ही वो छोटा हो जाए। यानी यहां पर भी आर ई आर पी से बड़ा है, बट 1/r e जो है वो 1/r p से छोटा हो जाएगा। यहाँ पे 1/6 का स्क्वायर और छोटा होगा 1/4 के स्क्वायर से। तो नाउ 1/r² इज ऑल्सो लेस देन 1/rp स्क्वायर। आई बात समझ? अब मैं क्या कर रहा हूं, जीएम से मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोनों साइड। अब मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई जीएम बाय बोथ साइड। तो आई एम गोइंग टू डू मल्टीप्लाई जीएम बाय बोथ साइड्स, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई जीएम बाय बोथ साइड्स बेटा, यानी दोनों साइड्स में मैं जीएम मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो यू कैन से बेटा यहाँ पर, यू कैन से यहाँ पर कि अब जो यहाँ पर मेरे पास बनने वाला है वो बनने वाला है जीएम बटा आर ई स्क्वायर इज लेस देन जीएम बटा आर पी स्क्वायर। बात समझ में आ रही? इसको मान लेते हैं ग्रेविटेशन, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी एट इक्वेटर, और इसको मान लेते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल। बात समझ में आ रही है? और यही से अपने को समझ में एक चीज आ गई कि भैया इक्वेटर पे जी कम है, पोल पे जी ज्यादा है। तो आप ऐसा लिख सकते हो एक लाइन में कि सर वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट पोल, is maximum at pole and minimum at equator and minimum at equator बेटा।
वैल्यू ऑफ जी जो है ना वो तो मैक्सिमम है पोल पर, बट मिनिमम है इक्वेटर पर। बात समझ में आ रही? जी की वैल्यू इज मैक्सिमम एट पोल बट मिनिमम एट इक्वेटर। ये बात आपको समझ, तो ये शेप ऑफ अर्थ की वजह से भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे चेंज होता है ये मिल गया। एक, अर्थ के सरफेस से ऊपर फेंकेंगे जी का वैल्यू कम हो जाएगा। दूसरा, अर्थ के सरफेस से नीचे फेंकेंगे जी का वैल्यू कम हो जाएगा। तीसरा, अर्थ के शेप की वजह से, तो इक्वेटर पर मिनिमम, पोल पर मैक्सिमम। भैया इक्वेटर से पोल तक चलते 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 जी की वैल्यू बढ़ती चलेगी, पोल से इक्वेटर तक चलते चलते कम होती चलेगी, फिर यहाँ पर बढ़ती चलेगी या मैक्सिमम, चलते 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 फिर यहाँ पर मिनिमम। बात समझ में आ गई? तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। फोर्थ फैक्टर था रोटेशन ऑफ अर्थ। फोर्थ फैक्टर था रोटेशन ऑफ अर्थ। तो बेटा रोटेशन ऑफ अर्थ आपके सिलेबस में नहीं है, रोटेशन ऑफ अर्थ आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको रोटेशन ऑफ अर्थ जानने की कोई जरूरत नहीं है बच्चा पार्टी, आपको रोटेशन ऑफ अर्थ जानने की कोई जरूरत नहीं है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू, राइट बच्चा पार्टी? ये था एक हिस्सा इस चैप्टर का जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम सीधा सीधा बढ़ेंगे किस चीज की तरफ? अब हम सीधा सीधा पढ़ेंगे बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड की तरफ। किसकी तरफ बढ़ेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड की तरफ बच्चा पार्टी, ग्रेविटेशनल फील्ड की तरफ बढ़ेंगे। तो सर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? देखिए, हर एक बॉडी का ना एक अपने चारों तरफ एक हिस्सा होता है जिसमें दूसरी बॉडी या तो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन्फ्लुएंस मतलब एक्सपीरियंस कर सकता है। फील्ड अराउंड अ गिवन बॉडी इन विच एनी अदर बॉडी एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बात समझ में आ रही? ठीक है ना? तो आप लिख सकते हैं यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड यानी रीजन around a given body in which any other body experiences force of attraction, in which any other body experiences force of attraction। बेटा बात समझ में आ रही है? अब आएगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अब क्या आएगा बेटा? अब आएगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बेटा। अब आएगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बच्चा पार्टी। सर वो क्या होता है अभी बताते हैं। अब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आएगा, मतलब वही है कि अगर देखा जाए एक यूनिट मास की बॉडी है मान लो, और एक एम मास का बॉडी है, तो एम मास ने अपना कुछ फील्ड बनाया, उसमें अगर मैं एक यूनिट मास बॉडी रख रहा हूं तो उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज बेसिकली ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। देखिए ये एम मास है, ठीक है ना, और ये एम नॉट। एम नॉट इतना छोटा है ना, इसको बोलते हैं यूनिट मास, कि ये अपना फील्ड नहीं बना सकता, मतलब ये एम वाले फील्ड को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को Eg लिख देता हूं, यानी फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस यूनिट मास, और यू कैन से जी एम एम नॉट बटा आर स्क्वायर एम नॉट। तो सर आपका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गया? जी एम बाय आर स्क्वायर। क्या हो गया बेटा? जी एम बाय आर स्क्वायर। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू, राइट? तो दिस इज योर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, जो बॉडी के मास पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है ना, अर्थ के मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, या जो अट्रैक्टिंग बॉडी। उसके बाद आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। उसके बाद एक शब्द आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। बेटा क्या शब्द आएगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। बेटा अब ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है बच्चे? अब ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? तो सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है कि अगर आप एक यूनिट मास को इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं इन द फील्ड ऑफ अ गिवन बॉडी, इस गिवन बॉडी के फील्ड में इंफिनिटी से एक मास को लेके आ रहे हैं, यूनिट मास को, उसके ऊपर कितना वर्क डन लग रहा है लाने में, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यानी कि वर्क डन experienced by that unit mass in taking it from infinity to the field of a given body, to a point in the field of a given body,
लाने में वर्क डन जो लगता है बेटा वो माइनस जी एम एम नॉट बटा आर लगेगा, बट एम नॉट से डिवाइड हो जाएगा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया माइनस जी एम बाय आर। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो गया बच्चे? माइनस जी एम बाय आर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो गया? माइनस जी एम बाय आर। नाउ व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? ये तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था ना बेटा, ये तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था, बट अभी एक हमारे पास आएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जीपीई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो वो ये कहता है कि एक किसी भी बॉडी को, मतलब एम मास की एक बॉडी है, उसको अर्थ के फील्ड में लेके आ रहे हो, जो कि अर्थ से करीब करीब कुछ आर दूरी पर, अर्थ के सेंटर से करीब करीब कुछ आर दूरी पर रखी गई है। एक कोई भी बॉडी है जिसको अर्थ के फील्ड में लेके आ रहे हो, जो कि अर्थ के सेंटर से करीब करीब कुछ आर दूरी पर रखी गई है, तो वहां पर वो जो वर्क डन एक्सपीरियंस करेगा उसको लाने में, यानी वर्क डन बराबर सीधा सीधा माइनस जी एम एम बाय आर। यही वर्क डन हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है। तो सर यू बराबर माइनस जी एम एम बटा आर। सर यू बराबर माइनस जी एम एम बाय आर। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। मेरे हिसाब से आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा बच्चा पार्ट। राइट बच्चों, क्लियर है? अब एक एक्सप्रेशन आता है बेटा, एक एक्सप्रेशन आता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी व्हेन मूविंग फ्रॉम surface, when moving that to h height above the earth surface, to h height above the earth surface। ठीक है ना? तो ये आएगा बच्चे, change in gravitational potential energy, change in gravitational potential energy माने जीपीई में चेंज, यानी डेल्टा यू में चेंज, मतलब यू में चेंज, डेल्टा यू। सबसे पहला पार्ट आएगा कि अगर बॉडी मान लेते हैं अर्थ के सरफेस पर है, तो एट सरफेस ऑफ अर्थ, एट सरफेस ऑफ अर्थ जो स्मॉल जी है बेटा, दैट इज माइनस जी एम, सॉरी स्मॉल जी जो है, यू लिखो ना, स्मॉल जी का क्या लेना है, यू इनिशियल जो है बेटा वो माइनस जी एम एम बाय आर है, वो माइनस जी एम एम बाय आर। आप इस सरफेस से कुछ एच हाइट तक लेके जा रहे हो, तो एट सम हाइट एच अबव द अर्थ सरफेस, ये लिखना जरूरी है, एच अबव द अर्थ सरफेस, ठीक है ना, अबव द अर्थ सरफेस, जो आपकी यू फाइनल है दैट इज माइनस जी एम एम बाय आर प्लस एच, दैट इज माइनस जी एम एम बाय आर प्लस एच बेटा। यू फाइनल क्या है? माइनस जी एम एम बाय आर प्लस एच। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। तो अब आप क्या करोगे? डेल्टा यू, डेल्टा यू का मतलब क्या है आपका? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यानी नाउ डेल्टा यू विच इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यानी बच्चा पार्टी आप यहां से ले रहे होगे माइनस जी एम एम बाय आर प्लस एच माइनस ऑफ माइनस जी एम एम बाय आर। आ रही है बात समझ? तो सर इसको तो सीधा सीधा यहाँ ले आओ, मतलब ये प्लस हो जाएगा और ये वाला देखिए, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो हिस्सा है, ये आपका प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब सर जी एम एम बाय आर माइनस जी एम एम बाय आर प्लस एच, जी एम एम बाय आर माइनस जी एम एम बाय आर प्लस एच। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। तो सर यहां से आप ना जी एम एम बाय आर को कॉमन ले लीजिए। जब हम कॉमन ले रहे हैं या तो 1 बच गया, बट यहाँ पे तो आर है नहीं, तो जिससे भी कॉमन लेते हैं बेटा उससे डिवाइड कर देते हैं। तो जी एम एम बाय आर प्लस एच को जी एम एम बाय आर से डिवाइड करेंगे, जी एम एम से जी एम एम कट जाएगा, ये आर ऊपर आ जाएगा। कैसे? देखिएगा, जी एम एम बाय आर प्लस एच अपॉन जी एम एम बाय आर, ये तो कट जाएगा, ये आर ऊपर चला जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस आर बाय आर प्लस एच, और यू कैन से जी एम एम बटा आर, आर प्लस एच माइनस आर अपॉन आर प्लस एच। ठीक है ना सर? इससे तो ये कट जाएगा, सर इससे तो ये कट जाएगा। क्लियर है जी? ये एक काम करो, ऐसा मत करो, पूरा एक्सप्रेशन चाहिए ना, तो डोंट डू दैट, डोंट डू इट लाइक दैट। ठीक है ना?
इसको अगले पेज पे लेके जा रहा हूँ। यहां तक अगर आपने नोट कर लिया तो बता दो, इसको भी मैं अगले पेज पे लेके जा रहा हूँ, वहां पर इसको पूरा सॉल्व कर रहे होंगे। हो गया होगा, राइट बच्चा पार्टी? चलिए, तो सर आप कह रहे हैं कि डेल्टा यू बराबर जी एम एम बाय आर, ठीक है ना, वन माइनस आर बाय आर प्लस एच, वन माइनस आर बाय आर प्लस। फिर वही बात है बेटा, रेसिप्रोकल कर दीजिए। क्या कर दीजिए? रेसिप्रोकल, मतलब एट सरफेस ऑफ अर्थ के आसपास करेंगे हम तो जी एम एम बाय आर, यहां से आप करिए बेटा आर प्लस एच माइनस आर, डिवाइड करिए आपका, सॉरी वन माइनस, रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर माइनस में आ जाएगा, आर ये माइनस वन हो जाएगा। क्लियर है भैया? तो सर डेल्टा यू बराबर जी एम एम बाय आर, वन माइनस आर बाय आर मानी वन प्लस एच बाय आर की पावर माइनस में। तो सर डेल्टा यू बराबर जी एम एम बाय आर, वन माइनस, यहाँ पर माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वन माइनस एच बाय आर, ठीक है ना। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डेल्टा यू इज गोइंग टू बी जी एम एम बाय आर, वन माइनस वन कट गया, यहाँ पर क्या रह गया आपका, यहाँ पर क्या रह गया आपका, ये तो आपका ऐसा हो गया ना कि मतलब ये तो आपका कट ही गया, तो अंदर एक हिसाब से क्या रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो एच बाय आर हो गया। जी सर, तो इसका मतलब सर डेल्टा यू जो है दैट इज जी एम बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना, जी एम बाय आर स्क्वायर इंटू एम एच हो गया। ये क्या है बेटा? ये तो स्मॉल जी है, तो डेल्टा यू क्या हुआ, एम जी एच, बिकॉज जो आपका स्मॉल जी है दैट इज गोइंग टू बी जी एम बाय आर स्क्वायर, क्योंकि जो स्मॉल जी है ना वो कितना होता है, जी एम बाय आर स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, राइट? तो इसका मतलब यानी कि change in the gravitational potential energy when body is taken to some height h above the earth surface, that is basically mgh। मेरे हिसाब से वो आपका क्या हो गया बच्चे, mgh हो गया। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल, राइट बच्चा पार्टी? बात समझ में आ गई? हाँ सर, बात समझ में। तो सर ये वाला कॉन्सेप्ट तो अपना क्लियर हो गया, सर ये वाला कॉन्सेप्ट तो अपना क्लियर हो गया, राइट है जी? चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अब अगला जो कॉन्सेप्ट आएगा बेटा वो क्या आएगा, दैट इज गोइंग टू बी एस्केप वेलोसिटी। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? एस्केप वेलोसिटी है क्या? ये एस्केप वेलोसिटी मतलब व्हाट इज दिस एस्केप वेलोसिटी? बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है बेटा। अभी तक बेसिकली आप बॉडीज को अर्थ सरफेस से ऊपर फेंक रहे थे, फिर आपने देखा कि अगर इंफिनिटी से लेकर आएंगे तो वर्क डन करना पड़ेगा। व्हाट इफ अगर मैं बॉडी को अर्थ सरफेस से ऊपर फेंक रहा हूं, लेकिन यार कुछ इस इंटेंशन से फेंक रहा हूं, कुछ इस तरीके से फेंक रहा हूं कि मैंने ऊपर फेंक दिया और अब वो वापस ही ना आए, मैंने ऊपर फेंक दिया और अब वो वापस ही ना आए। बात समझ में आ रही है? अब वो वापस ही ना आए, what happened that, यानी कि that minimum velocity with which a body must be projected vertically upwards in order that it may not it may just escape the gravitational field of the earth। समझ में आया कि नहीं आया? बस वही, चलो मैं लिखवा देता हूं, फिर उसके बाद इसका एक्सप्रेशन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि escape velocity is that minimum velocity ठीक है ना, minimum velocity with which a body must be projected vertically upwards, ठीक है ना, vertically upwards in order that it just escape the gravitational field of the earth, it just escape the gravitational field of the earth beta, it just escape the gravitational field of the earth। बात समझ में आ रही? in order that it just escape the gravitational field of the earth। मतलब क्या हुआ इस बात का? इस बात का मतलब क्या हुआ? देखिए भाई, ये आपका अर्थ का सरफेस है मान लेते हैं, ठीक है ना, ये आपका मान लेते हैं
हमारा अर्थ का सरफेस, ये सेंटर है ना। अगर आप देखोगे ये आर है, अब आपने यहाँ से इसको कुछ हाइट तक फेंक दिया, ठीक है ना। मानिए आप यूँ समझ लीजिए कि आप उसको इन्फिनिटी तक फेंक रहे हैं, जहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो हो गया, तो आप इन्फिनिटी तक फेंक रहे। जब आप देख रहे थे तो मान लेते कुछ भी, तो यहाँ पर जो आपका वर्क डन देखिए, लाने में वर्क डन -gmm/r करना पड़ रहा है, तो फेंकने में क्या होगा, बस वर्क डन उतना ही होगा, नेगेटिव हो जाएगा। सॉरी वो कोई आ गया था, चलो। तो आपने यहाँ पर देखा कि सर अगर लाने में वर्क डन -gmm/r लग रहा है, तो इसको इंफिनिटी तक फेंकने में कितना वर्क डन लगेगा, तो वो लग जाएगा +gmm/r। तो आप ध्यान से देखिएगा, अगर लाने में -gmm/r लग रहा है तो ले जाने में +gmm/r लगेगा। तो यार वर्क डन तो क्या हो गया भैया, वर्क डन क्या हो गया, gmm/r। बात समझ में आ रही। बट यार हमें तो क्या चाहिए, एस्केप वेलोसिटी। तो अगर आप एक सरफेस पे बॉडी को फेंक रहे हो, कुछ वेलोसिटी दे रहे हो, तो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, है ना। और वही काइनेटिक एनर्जी तो है जो इस बॉडी जो मतलब एक सफिशिएंट वर्क कर रहा होगा। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है उसको वर्क डन के बराबर कर दो। इसका मतलब जो भी काइनेटिक एनर्जी है उसको वर्क डन के बराबर कर दो, यानी हाफ mv², वी मानी एस्केप वेलोसिटी, वो हो जाएगा आपका gmm/r के बराबर। भैया m से m कट जाएगा, v² हो गया बेटा 2gm/r, तो ve क्या हो गया, √2gm/r। हाँ ये यहीं पर नहीं क्लियर होगा, आप ना एक काम करो, इसको r से मल्टीप्लाई करो और r से डिवाइड भी करो, तो v एस्केप हो जाएगा √2gm/r इंटू r बटे में r। तो आप कह सकते हो सर v एस्केप बराबर √2, ये हो गया gm/r² विच इज स्मॉल g, और ये हो गया ऐसे। तो एस्केप वेलोसिटी जो होता है वो √2gr होता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास होता है। मतलब आप अगर किसी बॉडी को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास फेंक रहे हैं, तो वो जो बॉडी है ना वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करके चला जाएगा, वो वापस नहीं आएगा, बच्चा पार्टी। आई होप दिस इज क्लियर। अब हमें करना है सेकेंड लास्ट टॉपिक, दैट इज सैटेलाइट। बड़े मजेदार टॉपिक है, बड़े मजे आते हैं इसमें। आइए शुरू करते हैं सैटेलाइट के बारे में। तो अभी सैटेलाइट के बारे में पढ़ लेते हैं कि सैटेलाइट क्या है ना। अब देखिए बच्चा पार्टी, व्हाट बेसिकली सैटेलाइट इज। देखिए सैटेलाइट जो है ना, मतलब वो एक ऐसी बॉडी है जो बेसिकली मतलब खुद से ही कॉन्टिन्यूसली काफी भारी बॉडी के अक्रॉस रिवॉल्व कर रही है। इट इज अ वेरी स्मॉल बॉडी विच इज रिवॉल्विंग ऑन हिज ओन अक्रॉस अ वेरी लार्ज, अ वेरी हैवी बॉडी। तो आप पहले तो सैटेलाइट का डेफिनेशन लिख लो, जरूरत पड़ सकती है आपको, तो आपके पास होना चाहिए, आपको सब कुछ आना चाहिए, राइट। तो सैटेलाइट क्या है, सबसे पहले तो मतलब सैटेलाइट इज अ बॉडी विच continuously revolves, ठीक है ना, which continuously revolves on its own, ठीक है ना, on its own around a much larger body in stable orbit, around a much larger body in stable orbit, around a much larger body in stable orbit। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। अगर आप देखोगे तो यार सैटेलाइट बेसिकली दो प्रकार के हैं, एक आपका नेचुरल सैटेलाइट, और एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जो सैटेलाइट नेचर बना रही है दैट इज नेचुरल सैटेलाइट, जो सैटेलाइट मैनमेड है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जैसे अर्थ है, अर्थ जो अर्थ है वो सन के अक्रॉस घूमता है, तो अर्थ इज सैटेलाइट ऑफ सन। मून इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ एज वेल एज सन, क्योंकि भाई वो अर्थ के अक्रॉस भी घूम रहा है, सन के अक्रॉस भी। यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि सन के अक्रॉस तो सारे प्लैनेट्स घूमते हैं, तो सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं वो बेसिकली अर्थ के सैटेलाइट्स में काउंट होते हैं। सारे के सारे प्लैनेट्स किस में काउंट होते हैं, अर्थ के सैटेलाइट्स में काउंट होते हैं, सॉरी सन के सैटेलाइट्स में काउंट होते हैं।
बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो मैन मेड सैटेलाइट्स आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, और जो नेचर क्रिएट करती है उनको नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं। सो सैटेलाइट क्रिएटेड बाय नेचर, ठीक है ना, सैटेलाइट क्रिएटेड बाय नेचर इज नोन एज नेचुरल सैटेलाइट, और ये मैन मेड सैटेलाइट, ये मैन मेड सैटेलाइट। बात समझ में आ गई आपको। तो मैन मेड, आर्टिफिशियल, और ये असल में सैटेलाइट को लॉन्च कैसे करते हैं ये जानना भी बड़ा जरूरी होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट, प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट बेटा, प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट को लॉन्च करने का क्या प्रिंसिपल है ये जानना भी जरूरी रहता है। आप ध्यान से देखिएगा, ये मेरे पास एक मतलब अर्थ है सपोज करते हैं, ठीक है ना। तो अर्थ के सरफेस के पास ये आपका मान लेते हैं एक ऑर्बिट है भैया, ये क्या है, एक ऑर्बिट है। हमने क्या किया, इसको पहले देखिए, दो पॉइंट होता है, पहले ना उस बॉडी को कुछ इस हाइट तक फेंकना होता है जिससे कि वो वापस अर्थ के सरफेस में, अर्थ की फील्ड में ना आए। क्योंकि अगर मैं इसको नॉर्मली फेंक रहा हूँ यहाँ से एक h हाइट से, तो ये वापसी ए पॉइंट पर अर्थ पे टकरा सकता है, वापसी बी पॉइंट पर आ सकता है। लेकिन एक ऐसे वेलोसिटी के साथ अगर आपने फेंक दिया इसको, मिनिमम एस्केप वेलोसिटी से फेंकने के बाद, भाई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, सो दैट ये वापस अर्थ में ना आए, ठीक है ना, अर्थ के सरफेस पे ना आए, वो एक स्टेबल ऑर्बिट में घूमने लग जाएगा, वो एक स्टेबल ऑर्बिट में घूमने लग जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर एक स्टेबल ऑर्बिट में घूमने लग जाएगा तो उस ऑर्बिटल का भी तो कुछ वेलोसिटी होगा, कुछ स्पीड होगा ना, कि उस ऑर्बिट में ये किस स्पीड के साथ घूमेगा। समझ में आया कि नहीं आया। सो दैट इज नोन एज ऑर्बिटल वेलोसिटी। उसको क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो द कॉन्सेप्ट का जो नाम है दैट इज बच्चा पार्टी, कॉन्सेप्ट का जो नाम है दैट इज बच्चा पार्टी ऑर्बिटल वेलोसिटी। कॉन्सेप्ट का नाम है बेटा ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो आप इसमें सीधा सीधा कह सकते हो सर कि ये अर्थ है, ठीक है ना, आर रेडियस है इसका, ठीक है ना। आप इसको ऐसा कुछ हाइट पर फेंकोगे तो एच हाइट पर ही तो रिवॉल्व करेगा, एच हाइट पर रिवॉल्व करेगा। ये आपका सैटेलाइट है जिसका एम मास है, आपने इसको कुछ हॉरिजॉन्टल वी वेलोसिटी दिया, ठीक है ना, तो ये कुछ ऐसा हो गया, स्टेबल ऑर्बिट में घूमने लग गया। अब अगर आप देखोगे तो सबसे पहले ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, ठीक है ना। यानी कि वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट into its orbit around the earth, into its orbit around the earth बेटा, into its orbit around the earth। बात समझ में आ रही। अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चे तो यार बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है। आप ये कह सकते हैं कि इसके लिए मैं अगर मतलब मैं ये बोलूँ आपको, अगर मैं कहूँ सर एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी, एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी बेटा, यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन बेटा, यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन। तो सर फोर्स क्या लगेगा, जी एम एम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर, राइट बच्चा पार्टी। फोर्स क्या लगेगा, जी एम एम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर एट एच हाइट। और कहीं ना कहीं सैटेलाइट को ऑर्बिट में रखने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, दैट इज गोइंग टू बी एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर प्लस एच, ठीक है ना। एम वी स्क्वायर बाय आर होता है, दोनों फोर्सेस बराबर होंगे तो ही बात बनेगी। इक्विलिब्रियम में अगर होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ न्यू फोर्स। तो जो इलेक्ट्रोस जो मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वही तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ना। इसका मतलब एट इक्विलिब्रियम या इन इक्विलिब्रियम आप ये कह सकते हैं कि सर जी एम एम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर प्लस एच। भैया आर प्लस एच से ये कट गया, एम से एम कट जाएगा, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गया बेटा अंडर रूट ऑफ जी एम बाय आर प्लस एच, अंडर रूट ऑफ जी एम बाय आर प्लस एच। बात समझ में आ रही। अगर मैं कहूं कि h इज वेरी वेरी लेस देन r, यानी कि बहुत नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, तो आप कह सकते हो सर ऑर्बिटल वेलोसिटी बराबर अंडर रूट जी आर, जिसकी वैल्यू लगभग 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 7.8
या 7.92 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास होती है, जिसकी वैल्यू लगभग 7.92 किलोमीटर के आसपास हो सकती है। आप ये कह सकते हैं कि सर देयर इज अ रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड आपका एस्केप वेलोसिटी, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी। तो आप देखिएगा बच्चे, रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। मानी आप कह सकते हैं सर वी एस्केप है √2 g r और वी ऑर्बिटल है √g r। तो सर वी एस्केप को आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं √2 इंटू √g r। मानी वी एस्केप बराबर √2 इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी। मानी एस्केप वेलोसिटी जो है वो √2 v ऑर्बिटल है, वो √2 v ऑर्बिटल है। मेरी बात समझ में आ रही है आप? तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो आपको बेसिकली समझना था। अब इसके बाद लास्ट आता है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ये वैसे सिलेबस में नहीं है, बट मैं नॉर्मली आपको सिर्फ इसके लॉज के नाम बता देता हूं ताकि आपको ये ना रहे कि हमें पता ही नहीं है। सो केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन बेटा, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ठीक है ना। तो इन्होंने एक तो लॉ ऑफ ऑर्बिट्स दिया था, ठीक है ना, इन्होंने एक तो लॉ ऑफ ऑर्बिट्स दिया था, दूसरा इन्होंने लॉ ऑफ एरियाज दिया था, ठीक है ना, और तीसरा इन्होंने लॉ ऑफ पीरियड्स दिया था, और तीसरा इन्होंने लॉ ऑफ पीरियड्स दिया था बेटा। एक तो इन्होंने लॉ ऑफ ऑर्बिट्स दिया था, दूसरा इन्होंने लॉ ऑफ एरियाज दिया था, और तीसरा इन्होंने लॉ ऑफ पीरियड्स दिया था। अब इनके बारे में आपका थोड़ा सा तो बात बनती है कि आप खुद जाने कि ये केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या है और कैसे है। लास्ट कॉन्सेप्ट एक आएगा बेटा, वो है आपका वेटलेसनेस, जो हम चैप्टर 5 में भी करा करते थे लिफ्ट के केस में, बट वो मैं थोड़ा सा आपको करवा देता हूं सो दैट रह ना जाए। यानी कि वेटलेसनेस बेटा, यानी कि वेटलेसनेस मतलब क्या है बेटा? मतलब अगर आप देखोगे, अगर बॉडी यहां पर रखी हुई है, आपको याद है जब हम करते थे कि भैया लिफ्ट जो है वो फ्रीली फॉल कर रहा है, तो उस केस में नीचे mg लगता था, ऊपर r लगता था, और आपका r जो है वो 0 हो जाया करता था, ठीक है ना। यानी कि एपरेंट वेट आपका 0 हो गया, तो उस केस में इसको बोलते हैं आपका वेटलेसनेस। यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि सर एक ऐसा सिचुएशन जहां पर नेट फोर्स 0 हो या फिर आपका एपरेंट वेट 0 हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं आप? यही चीज लिफ्ट, मतलब वेटलेसनेस। जैसे स्पेस क्राफ्ट के अंदर, जैसे अगर आप देखोगे अर्थ के सेंटर के ऊपर, मतलब यही चीज है। काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है वेटलेसनेस की, जैसे खाना मुश्किल हो जाता है, पीना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें होती है जिससे काफी ज्यादा मुश्किलात पैदा होते हैं वेटलेसनेस से। सो गाइज ये था हमारा चैप्टर नंबर 8 जो हम फिनिश कर चुके हैं अभी। अब बस आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ #VKArmy इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको ये VK आर्मी को शेयर करना है, सेशंस को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करना है, क्योंकि अब अगला जो चैप्टर आने वाला है बच्चा पार्टी, दैट इज गोइंग टू बी योर रोटेशनल मोशन। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे आपकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बच्चा पार्टी ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बच्चों, गुड नाइट, जय हिंद।